अब हम देखते हैं कि ये चारों बॉन्ड जैसे कि हमने टाइप बताया था, स्ट्रॉन्ग, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अयानिक, कोवालेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड है, और वीक में हाइड्रोजन एंड वान डेर वाल फोर्सेस हैं। हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं अयानिक बॉन्ड के बारे में। तो अयानिक बॉन्ड कैसे बनता है, इसके फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, सभी क्या है हम डिस्कस करेंगे। पहला है अयानिक बॉन्ड। ये अयानिक बॉन्ड खुद अपने में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये बॉन्ड बिटवीन दी आयन्स है। बॉन्ड बिटवीन दी आयन्स है, मतलब आयन्स कौन से होते हैं, कैटआयन और एनायन। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होता है उसे कैटआयन कहते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं। मतलब कैटआयन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अपने अपने अपोजिटली चार्ज स्पीशीज जब एक से एक मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, उस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, कहते हैं आयनिक बॉन्ड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में होता क्या है, अट्रैक्शन। तो द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन्स फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। अपोजिट चार्ज वाले बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे कि कैटआयन एंड एनायन। अब हम देखते हैं कि कैटआयन एनायन फॉर एग्जांपल कैसे देखते हैं, कैटआयन एनायन कैसे बनता है, कैटआयन कौन बनाता है, फिर एनायन कौन बनाता है। सारे तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है, तो उसमें हम अब कैटआयन एनायन बनाने के कंडीशन देखेंगे। तो कैटआयन कब बनता है, कैटआयन बनता है इलेक्ट्रॉन लूज करने पर जो चार्ज आता है उस चार्ज से कैटआयन कहते हैं। एनायन कब बनता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, ये लूज हो रहा है तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर आने वाला चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब ये दो कैटआयन और एनायन बनेंगे तो अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाएंगे। तो फिर कौन से एलिमेंट इजीली लूज करते हैं और कौन से एलिमेंट आसानी से गेन करते हैं, इसकी बात करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी को कहा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक वर्ड हमने यूज किया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो हमको पीरियोडिक टेबल में आता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब द पावर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन एटम में से इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो पावर होती है, उस पावर को हम आयोनाइजेशन होते हैं। मतलब लूज होने की पावर आईपी, लूज होने वाले पावर क्या कहते हैं, आईपी। मतलब ये लूज तो है ना यहाँ पे, तो लूज होने वाले पावर को आईपी कहते हैं। सो जिस एलिमेंट की आईपी ज़्यादा रहेगी, मतलब आईपी वैल्यू रहेगी, आसानी से होना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है आईपी होना है, और इलेक्ट्रॉन लूज होने के प्रॉपर्टी को और भी कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लूज होने के बाद आने वाला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। नेगेटिव होने से नेगेटिविटी आता है, पॉजिटिव चार्ज होने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन खोने के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा बताने वाले एलिमेंट्स कौन है, वो है फर्स्ट ये ग्रुप एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था हमने, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एलिमेंट्स है अल्कली एलिमेंट्स, जो फर्स्ट ये हो गए। उसके बाद सेकंड ये ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ये एंड सेकंड ये ग्रुप एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे एलिमेंट। और सेकंड ग्रुप जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम, बेरियम और रेडियम, इस तरह के एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब कैटआयन बनाने की क्षमता जिसमें है, वो है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ग्रुप एलिमेंट सबसे आसानी से आपको कैटआयंस बनाएंगे। अब हम जाते हैं एनायन की बात। अगर एनायन बनना मतलब होता है इसमें ज़्यादा आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी। किसी भी आउटर मोस्ट एक गैसेस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को एंटर करने की प्रॉपर्टी कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंटर करने से ही उसको नेगेटिव चार्ज आता है, गेन कर लेता है। तो और उसको और एक भी डिस्कशन इसका वर्ड है अट्रैक्ट करने की पावर इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कोई भी जो भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं
या कोई भी एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा आसानी से एनायंस बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैलोजन्स, सेवंथ ये ग्रुप एलिमेंट, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो सेवंथ ये ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल के एंड ग्रुप। उसके बाद 6th ये ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम टाइप। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, दीज थिंग्स, ये भी जो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर बनाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ये मतलब आयन बनने आसानी से बनते हैं, और ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ग्रुप आसानी से कैटआयन बनते हैं। सो तब कैटआयन और आयन बनने के दोनों बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कैटआयन और आयन जब बनेंगे तब दोनों के बीच में जब चार्ज आएगा, उस बॉन्ड आएगा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और एक हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब टॉपिक पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में एक एप्लीकेशन आया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो एक एप्लीकेशन फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। क्या है एप्लीकेशन? कोई भी दो एलिमेंट्स अगर बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उन दोनों एलिमेंट, सपोज x एंड y दो एलिमेंट हैं, इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसे रहता है, आयनिक होगा कि दूसरा होगा, इसका भी हम चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिया जाएगा En1, समझो कि इसका En2 है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस E2 माइनस E1 अगर 1.7 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अगर ज़्यादा वैल्यू है, तो वो दोनों के बीच का बॉन्ड आयनिक होगा। ये हमने टॉपिक पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। 1.7 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है आयनिक, 1.7 से कम हो तो कोवालेंट, 1.7 हो तो वो 50-50% आयनिक एंड कोवालेंट बताया था। ये एप्लीकेशन भी यही है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ग्रुप एलिमेंट्स और सेवंथ ये इन दोनों के डिफरेंस लेंगे एलिमेंट्स के, तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा रहेगा तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह हमने वहाँ पर भी पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये है थोड़े से कंडीशंस जो आयन बनते हैं। अब थोड़े आयनिक कंपाउंड देखते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। अभी हमने पिछले क्लास में भी बताया था NaCl का, तो फिर से एक बार देखते हैं NaCl। NaCl के अंदर Na का नंबर एलिमेंट 11 है, और यहाँ पे एक रूल है कि हर कोई आयनिक कंपाउंड आपको ऑक्टेट रूल होना बनाना जरूरी है। थोड़े एग्जाम्पशन है बट ऑक्टेट हो तो बेटर है। तो ऑक्टेट के देखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2, इसके हम 8 और इसका 1, इस तरह भी लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को, जो कि एक ज़्यादा है। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो वो बनेगा Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद Na+ बनेगा, क्योंकि इसकी IP वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 होगा, और 8 आउटर मोस्ट है, तो 8 आउटर मोस्ट मतलब आउटर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रीच हो गया है। अभी देखते हैं क्लोरीन को इसी तरह हम लिखते हैं, तो उसको आएगा 2, 8 एंड 7, 2, 8 एंड 7 आएगा। अगर ये 2, 8, 7 है तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, क्लोरीन इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफिनिटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इससे ये Cl- होगा, माइनस होने से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, तो 2, 8 होगा। तो 2, 8 मतलब ये भी एक ऑक्टेट को कॉन्फ़िगरेशन को रीच हो रहा है, और ये भी ऑक्टेट रीच को कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो दोनों कैटआयन, एक कैटआयन Na+ आसानी से Na+ बन गया है, और Cl आसानी से माइनस बन गया है, और ये दो ऑक्टेट रूल को भी ओबे कर रहे हैं। तो ये दोनों एक से एक कनेक्ट होंगे और एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, अट्रैक्शन बिटवीन दी टू अपोजिटली चार्ज आयन, तो वो एक आयनिक बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच। ये एक एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड बनने का। इसी तरह और थोड़े एग्जाम्पल भी रहेंगे। NaCl, MgCl2, ये भी इसके अंदर ही आएगा। सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे थोड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं विद ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब देखते हैं थोड़े से आयनिक बॉन्ड के फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं
और कौन से इसके प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस की बात करते हैं तो अभी हमने देखा था कि कैटआयन बनाना हो तो फेवरेबल कंडीशन है कि पहला कैटआयन बनने के लिए आईपी वैल्यू फर्स्ट कंडीशन है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। सो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू मतलब ये स्पेशली वर्क करता है कैटआयन के लिए। तो जो भी एलिमेंट लोअर आईपी वैल्यू रखता है, कम आईपी वैल्यू रखता है, वो सबसे आसानी से आपको कैटआयन बनाएगा और सबसे आसानी से कैटआयन बनने से उसको सबसे आसानी से आयनिक बॉन्ड बना सकता है कंपेयर टू दूसरा। मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। फॉर एग्जांपल हम दोनों को लेते हैं तो सोडियम में अगर आप बात करोगे तो ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, और सीसियम बिग मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल, और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो इन सब में दोनों में किसका आईपी वैल्यू ज़्यादा रहेगा और किसका कम? स्मॉलर मॉलिक्यूल का आईपी वैल्यू ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा, और इसका आईपी वैल्यू लो रहेगा, लोअर आईपी रहेगा। तो इसके कारण सीजियम सबसे ज़्यादा इजीली आसानी से कैटआयन बन सकता है। तो लोअर आईपी वैल्यू इज अ फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटआयन। ये कैटआयन बनने का फेवरेबल है, जल्दी से कैटआयन बनेगा तो जल्दी से वो आपको आयनिक कंपाउंड फेवरेबल कर सकता है कंपेयर टू सोडियम। अगर आप कंपेयर करेंगे सोडियम और सीजियम में तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन बना सकता है? सबसे जल्दी बना सकता है वो सीजियम, क्योंकि लोअर आईपी है, जल्दी से आसानी से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तो जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब यूज़ होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एनर्जी को। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज करेगा तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम भी रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। मोर एनर्जी रिलीज करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा तो वो मॉलिक्यूल सबसे आसानी से एनायन बन सकता है। अगर कम रहेगा मतलब कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कोई एनायन सिर्फ आए या जाए कोई पता नहीं चलता है, एनायन इलेक्ट्रॉन रीच हो या रीच ना हो, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत लोअर रहती है तो आसानी से नेगेटिव चार्ज नहीं बना सकता। बट हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगा तो आसानी से एनायन बनाएगा। तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनायन। सो इस तरह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ एनायन बनाने के लिए बनेगा। तो एनायन बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये हाई इजीली एनायन बनेगा तो इजीली वो कैटआयन से कनेक्ट होगा और आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कैटआयन के लिए, हायर आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना जरूरी है। थर्ड वन एनायन के लिए लोअर। और थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि लैटिस एनर्जी। अब हम लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, ये और एक प्रॉपर्टी है जो लैटिस एनर्जी भी इसको आयनिक बॉन्ड के लिए काम आती है। अगर लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी होती है कि समझो कि एक आपने Na+ बना लिया, जैसे कि NaCl फॉर्मेशन है गैसेस फॉर्म में, और Cl- बनाया गैसियस फॉर्म में, तो ये दो मिलकर क्या करेंगे? एक NaCl आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और NaCl आयनिक कंपाउंड 90% आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टल इन नेचर, तो क्रिस्टल बनाते हैं। तो Na+ अपने गैसियस फॉर्म में स्टेबल अपने अपने एनर्जाइज्ड रहता है, Cl- भी अब बहुत सारी एनर्जीज हैं। दोनों एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स को, ज़्यादा हाई एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स को आप एक NaCl क्रिस्टल फॉर्म में जमा रहे हो। मतलब यहाँ NaS इस प्लेसेस में आपको FCC स्ट्रक्चर,
Na को और Cls को बीच में लाना है और एक रिजिड फॉर्म में लाकर एक क्रिस्टल बनाना है, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बनाना है। पहले क्या थे, ये दो अलग अलग से घूमने वाले एलिमेंट, इन दोनों को लाकर बना रहे हो तो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी। ये दोनों अपने करीब आएंगे तो जो अपनी खुद की एनर्जी थी उस एनर्जी को खोएंगे, होकर ही वो स्टेबिलिटी पाते हैं। तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर ये एनर्जी रिलीज होती है क्रिस्टल बनते वक्त, इस रिलीजिंग एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है किसी भी एलिमेंट को, अगर हम कंपेयर कर रहा है, पूछ रहा है कि NaCl और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है मॉलिक्यूल में, सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, तो ऐसे बात करेंगे तो लैटिस एनर्जी की बात आएगी। अगर ज़्यादा हाइयर लैटिस एनर्जी रहेगा, ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा तो ज़्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाएगा, मोर स्टेबल आयनिक बॉन्ड, मोर एंड स्टेबल आयनिक कंपाउंड और आयनिक क्रिस्टल। तो मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उस कंपाउंड को ज़्यादा से ज़्यादा से आयनिक मोर लैटिस एनर्जी होना ज़रूरी है। लोअर लैटिस एनर्जी वाले बताते हैं आयनिक बॉन्ड तो बनाते हैं बट आसानी से नहीं बनाते हैं, थोड़ा कम है, बट ज़्यादा स्टेबल बनाने वाला कंपाउंड जिसको हाइयर लैटिस एनर्जी वो ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। ये तीन फेवरेबल कंडीशंस हैं, IP वैल्यू ऑफ कैटआयन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन, और दोनों कैटआयन बनने के बाद उनकी लैटिस एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो अपने को जैसा रहेगा वो आपको स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा। कंपेयर करते जाएंगे अगर लैटिस एनर्जी की हम, तो अगर हम देखेंगे कैटआयन का साइज आप देखते जाओगे, चार्ज फॉर एग्जांपल समझो चार्ज Na और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, बोलो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर किसका रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज में मायने रखता है Al+3 Al+3 Ne+2 Na+, तो ज़्यादा से ज़्यादा Na+ आयन्स ज़्यादा, प्लस चार्ज कम है और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। तो मतलब जाते वक्त चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा तो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो ज़्यादा एनर्जी रखेगा। एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम+3 की ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो हाइयर एनर्जी रिलीज करेगा, तो लैटिस एनर्जी भी किसकी हाइयर रहेगी, लैटिस एनर्जी भी क्या बनाएगा, AlCl3 ही आपको ज़्यादा हाइयर लैटिस एनर्जी मॉलिक्यूल आयनिक मोर स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऐसे थोड़े कंडीशंस हैं। अगर समझो तीनों में भी क्लोरीन 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 एटम ही है तो ये तीनों में कौन बनाएगा, सबकी ज़्यादा एनर्जी एल्यूमिनियम की रहेगी। इस तरह थोड़े से कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस, जो कौन कैटआयन बताता है और कौन कैटआयन बनाएगा, इसके थोड़े कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस की डिस्कशन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका फिजिकल स्टेट। दूसरा ऑप्शन है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखेंगे तो अभी हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टल इन नेचर, सॉलिड होते हैं और सॉलिड में परफेक्टली क्रिस्टल ज्योमेट्री रहते हैं, सारे के सारे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और वैल्यू देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के कंपाउंड्स हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट एग्जिबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी को उसने खोकर एक स्टेबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाया आयनिक बॉन्ड। अब इन तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्रिस्टल में है, क्रिस्टल से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बनकर इवापोरेट होना है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड्स, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी हाइयर वैल्यू रहेगी। अगर आप बात करते हो थर्ड पॉइंट में, तो ये और एक प्रॉपर्टी भी बताता है, वो है आइसोमॉर्फिज्म। ये थोड़ा सी टॉपिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी ये है आयनिक कंपाउंड के लिए है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप कोई एलिमेंट बना रहा है A एंड B, ये दो मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है AB। अब ये दो आयनिक बॉन्ड जो भी बन रहे हैं, इन दोनों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो उन्हें हम आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म क्रिस्टल। इस तरह फॉर एग्जांपल हम देखते हैं
दोनों के सेम, मतलब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं Na, अब लेते हैं फ्लोरीन। Na और फ्लोरीन लेंगे तो Na 11 नंबर है, और Na प्लस होने के बाद Na प्लस होता है तो इसके अंदर 2,8 आता है, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था NaCl में। अगर आप फ्लोरीन की बात करते हो तो फ्लोरीन नंबर 9 है, तो इसका नंबर 2,7 है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ये खोने के बाद ऐसा होता है, ये लेने के बाद 2,8 होता है। तो Na प्लस का भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, F माइनस का भी कॉन्फ़िगरेशन 2,8, Na प्लस भी 2,8 है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ही है पूरा कॉन्फ़िगरेशन, और F माइनस का भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन 2,8 ही है। दोनों का मतलब सेम है, तो NaF NaCl ये बना रहा है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं MgF2। अगर हम बात करते हैं MgF2 की, तो MgF2 मतलब Mg और 2 फ्लोरीन। Mg भी एक 2 इलेक्ट्रॉन को खोता है, खोने के बाद इसका नंबर होता है 2,8, और फ्लोरीन अभी देखा था हमने, एक फ्लोरीन एक एक खोकर 2 फ्लोरीन माइनस बनेंगे, और दोनों का भी 2,8 रहेगा। 2,8 फ्लोरीन भी 2,8 और मैग्नीशियम भी 2,8, इसमें भी 2,8 है, और इसके अंदर भी 2,8 है। तो ये दो एलिमेंट्स में अगर आप बात करेंगे सोडियम फ्लोराइड, या लिखते हैं सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड या फ्लोराइड स्पेशल, या ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। अगर हम इन दोनों कंपाउंड का अगर लेंगे तो इन दोनों में भी, इसमें भी 2,8 है, 2,8 इसमें भी है, सभी एलिमेंट्स 2,8 से ही है। तो इन दोनों पेयर को, कपल को हम आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल कहते हैं, आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स भी कहते हैं। और एग्जांपल दूसरा भी लेते हैं, जैसे कि KCl लेते हैं। के के अंदर आप लोगोगे तो ये इसका नंबर 19 है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खोएगा, खोने के बाद K प्लस बनेगा, तो ये बनेगा 2,8, जो कि 18 आउटर मोस्ट 8 कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। उसके बाद अगर इससे हम Cl को मिलाते हैं, Cl में भी आपको इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन खोने पर ये Cl माइनस बनेगा, इसका भी 2,8 होगा, क्योंकि उसमें भी 18 है। ये 17 नंबर है, खोने के बाद 18, ये 19 है, खोने के बाद 18, ये गेन करने के बाद 18। इसमें भी KCl में भी 2,8, ऐसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड की बात लेते हैं। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो कैल्शियम का नंबर 20 है, तो कैल्शियम 20 2 इलेक्ट्रॉन को खोगा और बनेगा कैल्शियम +2, जिससे ये 2,8 बनता है। उसी तरह क्लोरीन भी 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ये भी 2,8 बनते हैं 2 क्लोरीन। तो ये दो भी CaCl2 बनाते हैं। तो CaCl2 और KCl में देखेंगे तो सभी का कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, तो मतलब KCl प्लस CaCl2 इन दोनों को हम आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। ये आइसोमॉर्फिज्म है जो आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल्स के बारे में डिस्कस करता है। और एक प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी। थोड़े सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। कंडक्टिविटी, अगर आप कंडक्टिविटी की बात करते हो तो कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर कंडक्टिव, इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। क्यों? कि कंडक्टिविटी का मेन रीज़न क्या होता है? आयन्स होना। अगर किसी में आयन्स है, आयनिक फॉर्म में कोई कंपाउंड है, तो वो ज़्यादा कंडक्टिव रहेगा। तो आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड्स, अगर आप बात करोगे आयनिक कंपाउंड, खुद से ही वो आयनिक है, इंटरनली वो आयनिक ही है। NaCl, KCl, MgCl2 जो भी आप ले हुए वो सारे इंटरनली अपने आयन्स के फॉर्म में ही हैं। तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली आयनिक कंपाउंड ज़्यादा आयनिक प्रॉपर्टी बताएंगे। और थर्ड नेक्स्ट वन देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हो, हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी से कहते हैं कि किसी भी, अगर समझो कि आपने क्रिस्टल लिया NaCl और इस क्रिस्टल को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, तो वाटर में डिजॉल्व करने पर Na+ और Cl- दो अलग से हो जाते हैं, और वाटर में भी आपको OH2 जो कि ये थोड़ा सा पोलर वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो ये पार्शियल चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस से और पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव अट्रैक्शन से, अपोजिट से बॉन्ड बना लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन कर लेते हैं, और सारे वाटर मॉलिक्यूल्स
Na और Cl के बीच आकर बाइंड हो जाते हैं। इस तरह समझो कि ये Na प्लस है तो यहाँ पे O आकर माइनस चार्ज ऑक्सीजन को है तो बॉन्ड बना लेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन कर लेगा, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक बड़ा सा बिगर मॉलिक्यूल बनाएंगे इसको अराउंड होकर, और Na और Cl से दो अलग से हट जाएंगे। यहाँ पे H आएंगे, ये H है, और वो Cl माइनस के कारण H पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव के कारण Na प्लस से अट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह ये पानी से मिलकर थोड़ी सी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं, एनर्जी लिबरेट करते हैं। उस एनर्जी को जो लिबरेट करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन होने के लिए, हाइड्रेटेड मतलब पानी को अट्रैक्ट करने के लिए, पानी से रिएक्ट होकर एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल टाइप बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। पानी में डालने पर जो एनर्जी रिलीज या गेन होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो इस हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स को हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो आसानी से इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रहती है। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों में कौन सा क्या रिलेशन है। हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में क्या क्या रिलेशन है, तो ये दो रिलेशन है, दोनों एक से एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। क्यों कि लैटिस एनर्जी लूज होने वाली एनर्जी है, लूज होकर एक से एक मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड हो जाते हैं, उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह मुश्किल होना मतलब यहाँ पानी में डालने पर Na प्लस और Cl माइनस दो अलग हो रहे हैं, अलग होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब लैटिस एनर्जी आसानी से टूटते नहीं है, तो पानी में डालने पे ऐसे बन नहीं सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा लैटिस एनर्जी है तो वो टूटेगा नहीं, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बनाएगा। जल्दी से आसानी से टूट जाएगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बनाएगा। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी मॉलिक्यूल का लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम रहेगा। इस तरह हाइड्रेशन एनर्जी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, और एक प्रॉपर्टी जो 6th वन है सॉल्युबिलिटी, जो हम दूसरे सॉल्वेंट हो किसी भी सॉल्वेंट में हम डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को अगर देखेंगे तो सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी बताया था हमने वाटर में सॉल्युबल, फॉर एग्जांपल वाटर में सॉल्युबल है, समझते हैं कि वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी इज ऑलरेडी आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी रहेगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी को तोड़कर, उस लैटिस को वो तोड़कर बाहर निकलेगा तभी सॉल्युबल होगा। तो लैटिस एनर्जी सॉल्युबल को इन्वर्सली, इसी से होते हैं सॉल्युबल। हाइड्रेशन एनर्जी से रिजल्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल सॉल्युबल हो जाता है पानी में। तो इस तरह सॉल्युबल होने के लिए लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। सो सॉल्युबिलिटी वाटर ज़्यादा नॉर्मली क्या है, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल। अगर प्रॉपर्टी सिंपली प्रॉपर्टी देखे जाएंगी तो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, बट सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट अगर कंपेयर करेंगे तो वो सॉल्युबिलिटी दो कंपाउंड है, सपोज ए एंड बी में कंपेयर कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस। अगर समझो कि ए की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, बी की कम है तो ज़्यादा रहेगी, एक से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। और सॉल्युबिलिटी का भी एक फैक्टर है जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, कौन सा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को डिफरेंट करता है, वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है। किसी भी एक कंपाउंड में अगर आप वाटर डाल रहे हो, किसी भी कंपाउंड को आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो या किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो, तो उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर इसके ऑलरेडी चार्जेस होंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स चार्ज, जैसे कि Na प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज, फॉर एग्जांपल Mg प्लस 2 चार्ज, Ca माइनस चार्ज, जो भी हो चार्जेस रहेंगे। इस चार्जेस को नलिफाई करना जरूरी है, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। इस न्यूट्रलाइज करने वाली प्रॉपर्टी को, न्यूट्रलाइज करने वाले की जो चार्जेस कैटायंस के, जो आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस हैं, उन कैटायंस के चार्जेस को नलिफाई करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आयनिक कंपाउंड की, उसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो सॉल्वेंट को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहना जरूरी है। अगर ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ज़्यादा जल्दी से न्यूट्रलाइज कर सकता है तो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, कम कर सकता है तो कम सॉल्युबल होंगे। तो मतलब
इस चार्जेस को नेलिफाई न्यूट्रलाइज कब होंगे, NaCl आप Cl दोनों को डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, तो पानी क्या करेगा, उसके चार्जेस को प्लस माइनस घूम रहे हैं अलग अलग, उन सबको वाटर सराउंड कर न्यूट्रलाइज कर देगा। इस न्यूट्रलाइज करने वाले प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा वो जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा सॉल्वेंट माना जाएगा। तो सो इसका ऑर्डर है, थोड़े एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वाटर सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने वाला है, उसके बाद वाटर के बाद आता है मिथेनॉल, अल्कोहल्स, मिथेनॉल इज मोर देन दिस, उसके बाद आपको आता है इथेनॉल, इसके बाद का ऑर्डर है इथेनॉल, इसके बाद आते हैं अल्कोहल्स के बाद हमको मिलता है कीटोन्स मिलते हैं, इथाइल कीटोन्स जो कि लंबे चेन वाले कीटोन्स, उसके बाद हमको मिलते हैं मिथाइल कीटोन्स, और उसके बाद हमको ऑल्केन्स। ये ऑर्डर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको है, वाटर को है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक कार्बन वाटर में शामिल होते हैं। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, उसके बाद इथाइल कीटोन्स थोड़े लंबे चेन वाले, उसके बाद छोटे चेन वाले कीटोन, उसके बाद आल्केन्स, आल्डिहाइड्स भी आते हैं इसके अंदर, आल्डिहाइड्स के बाद आएंगे ऑल्केन्स। ये सारे फिर प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के भी फेवरेबल पोजीशंस देखेंगे, कैसे बनता है। ये तो सिर्फ अट्रैक्शन से बना है, इसमें कोई बनने के लिए ज़्यादा प्रॉपर्टी मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, बॉन्ड बनने के लिए शेयरिंग से बनता है, तो वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। बट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि हर प्रॉपर्टी कैसे ऐसे एक से एक वैरी कर रही है। तो ये आयनिक बॉन्ड का डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में हम कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे। अब इसके अंदर फिर से देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या थे। तो आयनिक कंडक्टिविटी, तो थोड़े थोड़े से प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखने की जरूरी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो आप आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद कोवेलेंट और आयनिक को भी कंपेयर करेंगे। इस तरह कंपैरिजन भी आएगा। तो अगर इस टॉपिक्स को आपको अच्छा लगे, टॉपिक एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, तो आप लाइक दबाएं, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी ये चैनल को हमने प्रमोट किया है, तो उसको लाइक ऑप्शन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, इससे दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।